स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 4। इसके अंदर अपन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे। नॉमिनेटेड हेड और रियल हेड। नॉमिनेटेड हेड गवर्नर होता है और रियल हेड चीफ मिनिस्टर होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट होता है गवर्नर का, चीफ मिनिस्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल को मिला के स्टेट एग्जीक्यूटिव बनता है। तो इसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा? इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ये पार्ट 6 के अंदर है, पार्ट 6 के अंदर है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी 3 के अंदर डिवाइडेड होता है। एग्जीक्यूटिव जो होता है उसके अंदर एक तो नॉमिनल हेड होता है और एक रियल हेड होता है। रियल हेड यहाँ पे सीएम होता है और नॉमिनल हेड यहाँ पे गवर्नर होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव जो कि कंसिस्ट होती है गवर्नर को मिला के, चीफ मिनिस्टर को मिला के और चीफ मिनिस्टर को मिला के, एडवोकेट जनरल को मिला के और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिला के अपने एग्जीक्यूटिव बनती है। आप पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर आर्टिकल 153 के अंदर गवर्नर फॉर स्टेट दे रखा है, एंड दे शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा। एंड 361 में इम्यूनिटी दे रखी है गवर्नर को और प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 361 के अंदर, ठीक है। एंड 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1957 जो कि फैसिलिटेट करता है अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज ए गवर्नर एंड 2 और मोर स्टेट्स के अंदर। आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव the executive powers of states shall be vested in governor and shall be exercised by the either directly or through officers subordinate to him। या तो डायरेक्टली इसको शैल बी एक्सरसाइज डायरेक्टली एक्सरसाइज की जाती है या फिर उसके बीच में उसके साथ जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं उनके साथ में। आर्टिकल 155 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर एंड गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हैंड एंड सील के अंदर, ठीक है। अब आता है गवर्नर आर्टिकल 153 जो कि गवर्नर फॉर स्टेट्स एंड दे शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, और गवर्नर होगा ईच स्टेट के लिए। आर्टिकल 361 है जो कि इम्यूनिटी देता है दोनों को, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को। और 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 का अपने को ये फैसिलिटेट करता है कि अपॉइंटमेंट किया जा सकता है गवर्नर का सेम पर्सन का 2 और मोर स्टेट्स के अंदर भी सेम पर्सन को गवर्नर किया जा सकता है, पर इसके अंदर सैलरी होगी जो डिवाइड होगी दोनों स्टेट्स के अंदर। अब आर्टिकल 154 जो कि क्या करता है एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ स्टेट वेस्टेड होंगी अपने गवर्नर के अंदर एंड एक्सरसाइज की जाएंगी ईदर इसके या तो इसके द्वारा डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबॉर्डिनेट, और ऑफिसर जो कि इसके सबॉर्डिनेट हैं उनके साथ में, टू अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। फिर आता है आर्टिकल 155 जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है, और गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील के अंदर, ठीक है। अब आता है गवर्नर इज neither directly elected by the people nor indirectly elected by a specially constituted electoral college, as is the case with the president। 1979 के अंदर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है कि दैट ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। आर्टिकल 156 जो कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर बताता है, और गवर्नर शैल होल्ड करेगा ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के टाइम पे, और गवर्नर में बाय
राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट को रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, रिजाइन हिज ऑफिस। ए गवर्नर शैल होल्ड करेगा ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए एंड फॉर द डेट ऑन विच एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। ए गवर्नर शैल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म एंड कंटिन्यू करेगा होल्ड करने के लिए, कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस अंटिल द सक्सेसर, जब तक कि उसका सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया जाता है तब तक। अब अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो इसके अंदर क्या है कि नीदर गवर्नर इज नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड, डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं किया जाएगा बल्कि बाय द पीपल, और नॉर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और ना ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया जाएगा, इनडायरेक्टली इलेक्टेड भी नहीं किया जाएगा। और एक स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज होगा एज इज द केस ऑफ प्रेसिडेंट, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज केस ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर ही है, ठीक है। 1979 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि दैट ऑफिस ऑफ जो गवर्नर है, ऑफिस ऑफ गवर्नर ये कोई सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और ये नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। और आर्टिकल 156 बताता है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, फर्स्ट द गवर्नर शैल होल्ड करेगा ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट काम करेगा, ठीक है। गवर्नर में बाय अंडर हिज राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट को, रिजाइन हिज ऑफिस, ठीक है। इसके हैंड के द्वारा एड्रेस करेगा प्रेसिडेंट को जब वो रिजाइन करेगा ऑफिस से, रिजाइन हिज ऑफिस, ठीक है। गवर्नर शैल होल्ड करेगा ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए, जब वो एंटर करता ऑफिस के अंदर, जिस डेट पे जो एंटर करता ऑफिस के अंदर। और गवर्नर नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, ये जब उसका टर्म खत्म हो जाता है तभी विद स्टैंडिंग नहीं होता बल्कि ऑफ टर्म, और ये कंटिन्यू करता होल्ड ऑफिस जब तक कि उसका सक्सेसर चुना नहीं जाता तब तक, सक्सेसर एंटर नहीं कर लेता तब तक के लिए, ठीक है। अपॉन, अब आता है अपॉन सडन वैकेंसी, अगर सडन वैकेंसी होती है गवर्नर के पोस्ट की डेथ और रेजिग्नेशन से, द चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट विल बी एक्टिंग एज ए गवर्नर की तरह एक्ट करेगा, बाय बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, द रिमेनिंग टेन्योर ओनली हैज़ टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। आर्टिकल 157 जो कि क्वालिफिकेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन करता है ओनली 2 क्वालिफिकेशन, 2 क्वालिफिकेशन को लेट डाउन करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एसआई के अंदर भी आया था क्वालिफिकेशन वाला, क्वालिफिकेशन ओनली 2 ही हैं, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए। इन एडिशन टू कन्वेंशन डेवलपमेंट हुआ है कि इसके अंदर ही और सी नॉट बी आउटसाइडर, ही और सी शुड बी आउटसाइडर, और ही शुड नॉट बिलोंग्स टू द सेम स्टेट वेयर इज अपॉइंटेड, जहाँ पे अपॉइंट किया गया है वहाँ पे का इस स्टेट का नहीं होना चाहिए, कन्वेंशन है बस। तो इसके अंदर आके सडन ऑफिस इसका खाली होता है गवर्नर का, या तो डेथ हो जाती है या फिर रेजिग्नेशन दे देता है, तो चीफ जस्टिस होगा, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, स्टेट हाई कोर्ट का, वो इसकी एक्टिंग गवर्नर की तरह काम करेगा, ठीक है। और जब इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है वन स्टेट से अनदर स्टेट के अंदर, तो जो रिमेनिंग टाइम होगा उसके लिए ही वो सर्व करेगा, रिमेनिंग टाइम ओनली हैज़ टू कंप्लीटेड। फिर आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के लिए होते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, क्वालिफिकेशंस अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, द कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन करता है क्वालिफिकेशंस को,
क्वालिफ़िकेशंस गवर्नर की कौन कौन सी हैं। दो ही क्वालिफ़िकेशन है, एक तो इसको सिटीजन होना ज़रूरी है और दूसरा इसको 35 ईयर्स की एज कंप्लीट होना ज़रूरी है। पर एक कन्वेंशन भी डेवलप हो गया है टाइम के साथ में। कन्वेंशन डेवलप हो गया, वो ये कि जो भी गवर्नर होगा वो सेम स्टेट का नहीं होना चाहिए, वो कोई अदर स्टेट का होना चाहिए, अपॉइंट किया जाएगा वो, ठीक है। और while appointing the governor, president is required to consult the chief justice of concerned high court so that the smooth functioning of constitutional machinery इन द स्टेट एंश्योर किया जाए। और दूसरा, एक तो ये कन्वेंशन हो गया, दूसरा कन्वेंशन ये डेवलप हुआ है कि गवर्नर को जब अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट तो उसको रिक्वायर करेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा जो कि चीफ मिनिस्टर है वो कंसर्न हाई स्टेट के हाई कोर्ट को, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हो सके कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की, ठीक है। वाइल अपॉइंटिंग द गवर्नर, प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट इज एंश्योर्ड। आर्टिकल 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस को रखता है। ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं होना चाहिए। इन एन एमपी और एमएलए अपॉइंटेड एज ए गवर्नर सी डीम टू हैव टू वेस्टेड हर, इसको वैकेंट करना पड़ेगा उसका सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट अपॉन विच सी एंटर्स अपॉन हर ऑफिस एज द गवर्नर, जब गवर्नर की तरह वो ऑफिस के अंदर एंटर करता है। ही शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड किया होना चाहिए। ही इज एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट विदाउट पेमेंट के वो हाउस को यूज़ कर सकता है, एंटाइटल ऑफ रेंट एंड यूज़ कर सकता है ऑफिशियल रेजिडेंस राजभवन के अंदर, ठीक है। ही इज़ एंटाइटल्ड सच एमलमेंट्स और अलाउंसेस और प्रिविलेजेस एज मे डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, जैसा कि डिटरमाइन किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कंडीशन आर्टिकल 158 के अंदर आएंगी, ठीक है। अब आता है अपने आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 क्या कहता है? नया आर्टिकल 158 कहता है कि कंडीशंस ऑफिस की क्या होंगी, गवर्नर के ऑफिस की कंडीशंस। पहली कंडीशन ये है कि उसको ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नोट ये करना है कि एमपी और एमएलए जब अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर की तरह तो उसको सीट उसकी वैकेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। इन दैट हाउस ऑन द डेट अपॉन विच सी एंटर्स द ऑफिस ऑफ गवर्नर, और जब जिस डेट पे वो एंटर करता है गवर्नर का ऑफिस उस डेट पे उसको वैकेंट करनी पड़ेगी उस हाउस की जो भी सीट है। दूसरे यहाँ पे कंडीशन ये है कि ही शुड, ठीक है, ये तो कंडीशन है और उससे पहले अपन ने क्वालिफिकेशन देखी थी। तो कंडीशन दूसरी यहाँ पे है कि ही शुड नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसको। और तीसरी कंडीशन ये है कि एंटाइटल विदाउट पेमेंट, और ये एंटाइटल है कि विदाउट पेमेंट ये रेंट पर विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज़ कर सकता है ये ऑफिस ऑफ रेसिडेंशियल जो कि राजभवन के अंदर है उसको, ठीक है। और ये एंटाइटल्ड है कि ये सच अमूलमेंट जो भी मिलेंगे, अलाउंसेस जो भी मिलेंगे और प्रिविलेजेस मिलेंगे जैसे एज पर द डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, जैसे कि डिटरमाइन किए गए हैं डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि कंडीशन वाली आर्टिकल 158 के अंदर आएगी वो भी कंडीशन, ठीक है। और वो कंडीशन क्या थी? पांचवी इसके अंदर आएगी कि सेम पर्सन अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स का गवर्नर सेम पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। और द अमोलमेंट्स जो भी होंगे, जो भी अलाउंसेस होंगी वो पेएबल हो जाएंगी शेयर्ड बाय द स्टेट, और वो शेयर किए जाएंगे स्टेट्स के द्वारा। सच प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, और ऐसा प्रोपोर्शन को डिटरमाइन किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अब आता है आर्टिकल 159। ठीक
ठीक है। तो अपन ने देखा व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, एमलमेंट्स और अलाउंसेस पेएबल होंगी और शेयर की जाएंगी स्टेट्स के बीच में। आर्टिकल 159 ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर के द्वारा। बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस द गवर्नर हैज़ टू मेक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा उसको ओथ और अफर्मेशन। द गवर्नर स्वेयर करेगा, गवर्नर स्वेयर्स द फेथफुल एग्जीक्यूशन, गवर्नर स्वेयर करेगा फेथफुल एग्जीक्यूट द ऑफिस एंड टू प्रिजर्व करेगा ये फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा ऑफिस के अंदर, एंड प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। ठीक है, फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा, प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करेगा और टू डिवोट हिमसेल्फ इन द सर्विस ऑफ द स्टेट। ठीक है, द ओथ एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट के द्वारा। अब 159 आर्टिकल 159 ये देता है ओथ एंड अफर्मेशन को। ओथ एंड अफर्मेशन ये क्या है कि इसके अंदर जब एंटर करेगा ऑफिस के अंदर गवर्नर उसको मेक करना पड़ेगा और मेक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा ओथ और अफर्मेशन। अगर द गवर्नर क्या स्वेयर्स करता है, मतलब क्या क्या वो कसम लेता है, वो करेगा फेथफुली एग्जीक्यूट करेगा द ऑफिस, प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन को और लॉ को। ठीक है, और इसको डिवोट करेगा हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ स्टेट के अंदर। और ओथ एडमिनिस्ट्रेट करेगा चीफ जस्टिस के द्वारा कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस है उसके द्वारा। अब आता है नोट, अपॉइंटमेंट लेटर ऑफ द गवर्नर विच इज ड्यूली साइंड एंड अटेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट इज नोन एज वारंट। ठीक है, जो कि ड्यूली साइंड और अटेस्टेड की जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, उसको बोलते हैं अपन वारंट बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूली साइंड एंड अटेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट इज नोन एज वारंट। डी फैक्टो जो कि एक्चुअल बोलते हैं, डी जोरे जो कि नॉमिनल होता है वो। चीफ मिनिस्टर डी फैक्टो हेड होता है स्टेट गवर्नर का और डी ज्यूरे हेड होता है अपने स्टेट का। अब लॉजिक्स बिहाइंड द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस। लॉजिक क्या है बिहाइंड द डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बल्कि इलेक्शंस की बजाय। द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ गवर्नर इज इनकम्पेटेबल विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश्ड इन द स्टेट। इनकम्पेटेबल है जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है स्टेट के अंदर। द मोड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन इज लाइकली टू क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। और बीइंग ओनली ए नॉमिनल हैड नो पॉइंट ऑफ स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन इन इलेक्शंस के अंदर। और एन इलेक्टेड गवर्नर वुड नेचुरली बिलोंग करेगा पार्टली एंड would not be the natural and impartial head। ठीक है, अभी रीजन क्या है अपने को, लॉजिक क्या है कि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है डायरेक्टली, ना कि अपॉइंट किया जाता है इसको डायरेक्ट। ठीक है, ना कि डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है। और तो कंडक्टिंग इलेक्शंस के लिए पहला कि डायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ गवर्नर इनकम्पेटेबल है, एक तो इनकम्पेटिबल है विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ स्टेट्स के, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो कि इस्टेब्लिश हुआ है स्टेट्स के अंदर। इसके अंदर क्या होगा कि जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा अगर ये डायरेक्ट बोलेगा तो गवर्नर और सीएम के बीच के अंदर। ठीक है, और ये एक नॉमिनल हेड है, तो नॉमिनल हेड के लिए इलेक्शन करा के इतना अमाउंट खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चौथी बात, ये गवर्नर को नेचुरली बिलोंग करता है पार्टी को, एंड वुड नॉट बी द नेचर और इम्पार्शियल हेड। तो ये इम्पार्शियल हेड और अगर वो पार्टी को बिलोंग करेगा तो नो इम्पार्शियल हेड नहीं बन पाएगा। अब आता है डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नर क्रिएट करेगा सीरियस प्रॉब्लम लीडरशिप ड्यूरिंग द इलेक्शन के समय स्टेट के अंदर। चीफ मिनिस्टर वुड लाइक हिज नॉमिनी और कंटेक्स्ट रहेगा गवर्नरशिप के अंदर। देयर बाय द सेकेंड रेट मैन ऑफ रूलिंग पार्टी गेटिंग इलेक्टेड एज गवर्नर।
ठीक है। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ गवर्नर क्या हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल और जुडिशियल पावर्स अपन देखेंगे। मोर और लेस एनालॉगस प्रेसिडेंट के इंडिया के, पर गवर्नर डज नॉट पासेस डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स को पास नहीं, डज नॉट पोजेस नहीं करता, बल्कि डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स दो हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होती हैं वो। ठीक है। अब पांचवा पॉइंट यहाँ पे ये था कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन करवाएंगे गवर्नर का तो वो क्रिएट करेगा सीरियस प्रॉब्लम लीडरशिप ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन के समय। और छठा पॉइंट ये था कि चीफ मिनिस्टर वुड लाइक हिज नॉमिनी टू कॉन्टेस्ट करेगा फॉर गवर्नरशिप को, एंड देयर बाय द सेकेंड रेट मैन ऑफ रूलिंग पार्टी गेटिंग इलेक्टेड एज गवर्नर। तो मैन ऑफ रूलिंग पार्टी गेटिंग इलेक्टेड गवर्नर की तरह इलेक्ट हो सकता है, तो दोनों के बीच में साठ गांठ हो जाएगी। ठीक है। पावर्स के अंदर अपन देखेंगे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, फाइनेंशियल और जुडिशरी पावर्स। मोर और लेस एनालॉगस है प्रेसिडेंट के समय, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जैसे, पर नोट यहाँ पे ये करना है कि द गवर्नर डज नॉट पोजेस, गवर्नर पोजेस नहीं करता डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स को, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स और जो कि प्रेसिडेंट की हैं। ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर अपन देखेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो कि आर्टिकल 161 के अंदर दे रखी है, 164 के अंदर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर एमपी छत्तीसगढ़ और झारखंड उड़ीसा का दे रखा है। आर्टिकल 233 डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंटेड किया जाएगा एज परमिशन और एडवाइस किया जाएगा प्रेसिडेंट को, हाई कोर्ट जज अपॉइंट किया जाएगा इसके अंदर। ही अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ